क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्लेट के खाने ने हमारे पूर्वजों के समय से लेकर आज तक का सफ़र आखिर कैसे तय किया, और आखिर कब, क्यों और कैसे सरकार ने इस बदलते खाद्य उद्योग यानी फूड बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए। फॉर्मल फूड लॉज तो अभी आए हैं, उनके पहले भी तो अनाज की लेन देन होती थी, तो क्या तब कोई नियम नहीं थे? फिर तब लेन देन और फूड क्वालिटी और हैंडलिंग की निगरानी कैसे की जाती थी, या ये निगरानी होती भी थी या नहीं, बताती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने हमारे फूड वर्ल्ड को बदल कर रख दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे फूड सिस्टम की गहराइयों तक और समझते हैं कि कैसे सब्जी रोटी और दादी माँ के नुस्खों से लेकर आज के प्रोसेस्ड फूड तक, और पुराने ज़माने की अनाज की क्वालिटी और बेसिक लेन देन के कानूनों से लेकर आज के मजबूत और फॉर्मल फूड लॉज तक, इसमें क्या बदलाव आते गए। यानी कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री है और फूड लॉस है आज, इनका जन्म कैसे हुआ और आज ये जिस मुकाम पर है वहाँ तक वो कैसे पहुँचे। खाद्य उद्योग यानी फूड बिजनेस ने कैसे बदला है अपना अंदाज, क्यों आए हैं रेडी टू ईट आइटम्स और कैसे बदली है हमारी ज़िंदगी, ये देखने लायक है। फूड हमारे सस्टेनेंस का सोर्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन सोसाइटी के इवोल्यूशन का भी एक सेंट्रल हिस्सा है, और इसी फूड की इंडस्ट्रीज इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट को दर्शाती हैं जिसने सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी लोकल खेती बाड़ी से लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने के प्रोडक्शन और ग्लोबल कॉमर्स का बदलाव लाया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खाद्य उद्योग की शुरुआत वक्त के साथ साथ उसका विकास कब, कैसे और क्यों हुआ। खाद्य उद्योग यानी फूड बिजनेस की कंसेप्ट हमारी प्राचीन सभ्यताओं से आती है, जहाँ फार्मिंग ही समाज की अर्थव्यवस्था का मूल था। हालांकि शुरुआत में लोग अनाज सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए करते थे, लेकिन जैसे लोक संख्या बढ़ती गई, ज़्यादा मात्रा में खाने को उगाने की, प्रोसेस करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत साफ नज़र आने लगी। मध्य युग में खाने से जुड़े व्यापारों में स्पेशलाइजेशन नज़र आने लगा था। अपनी एक्सपर्टीज़ और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने के लिए ब्रेड वाले, दारू वाले, नॉनवेज स्पेशलिस्ट अपनी अपनी स्पेशलिटी में सेग्रीगेट होने लगे यानी इकट्ठा होने लगे, और यहीं से खाद्य व्यापार यानी फूड ट्रेड्स को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर जाने की शुरुआत हुई, क्योंकि कई सारे स्पेशलिस्ट एक होने लगे और अपना ज्ञान एक दूसरे से बांटने लगे, जिससे न सिर्फ खाने की बल्कि मेडिसिन की क्वालिटी में भी सुधार आया। 18वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति ने खाद्य उत्पादन के क्षेत्र को बदल कर रख दिया। मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेशन में हुए सुधार के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन और लोकल मार्केट से मीलों दूर तक खाना अनाज पहुंचाना पॉसिबल हो पाया। कैनिंग, पेस्चराइजेशन जैसी प्रिजर्वेशन मेथड्स ने पेरिशेबल यानी ख़राब होने वाले अनाज के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया। 19वीं और 20वीं सदी के बीच तेज़ी से बदलने वाले शहरों ने कन्वीनियंट और प्रोसेस्ड फूड्स की डिमांड बढ़ाई। लोग खेती छोड़ शहरों में रोज़गार की तलाश में आने लगे, जिससे ट्रांसपोर्टेबल और लंबे समय तक टिकने वाले यानी शेल्फ स्टेबल फूड प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी, और यहीं से प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड डेवलपमेंट को स्पाइक मिला। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में विदेशीकरण की वजह से फूड इंडस्ट्री में और भी बदलाव आए। बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में व्यापार मुमकिन हो पाया। यहाँ पर शुरुआत हुई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की, जो ग्लोबल स्केल पर फूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में बड़ा हाथ रखते हैं। वो वक्त आ ही गया जब फूड इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन यानी विकास और कंज्यूमर डिमांड और पसंद एक दूसरे पर डिपेंड होने लगे। एक तरफ अमीर होने जा रहे लोग खाने में टेस्ट, वैरायटी और रॉयल्टी ढूंढने लगे थे, और उनकी डिमांड और पसंद के अकॉर्डिंग फूड इंडस्ट्रीज और बावर्ची नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ये फूड इंडस्ट्रीज और होटल्स अपना नया फूड प्रोडक्ट या ऑथेंटिक फॉरेन डिश बेचने के लिए लोगों की डिमांड, पसंद को इन्फ्लुएंस करने की चाह में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने लगी। और इसी तरह शुरुआत हुई आज के मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था ये सिर्फ अंदर के लोगों को पता था। सो फूड इंडस्ट्री कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ना होने के कारण, जहाँ फूड इंडस्ट्रीज हमारे लिए खाने में कन्वीनियंस यानी आसानी और वैरायटी लाई थी, वहीं पर इन फूड प्रोडक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ और फूड इंडस्ट्रीज के एथिकल प्रैक्टिसेस पर सवाल भी उठने लगे थे, जिस कारण फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट और प्रोसेस्ड फूड्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी जैसे चैलेंजेस का सामना करने के लिए जन्म हुआ फॉर्मल फूड लॉस का। तो चलिए चलते हैं फूड लॉस की तरफ, देखेंगे कैसे बदलते आ रहे हैं कानून और क्यों होते हैं वो ज़रूरी हमारे लिए। देखते हैं दुनिया भर में कैसे हुआ खाद्य नियमों का विकास।
सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखा जाए तो फूड सेफ्टी, क्वालिटी और उससे जुड़े उद्योगों को रेगुलेट करने के लिए आधारभूत नियम यानी बेसिक फूड लॉज तो हमारे प्राचीन काल से ही मौजूद थे, जब करेंसी के बजाय लोग अपने अपने हुनर का इस्तेमाल किया करते थे। किसान अनाज के बदले मटकी खरीदता था और कुम्हार को मटकी देकर खाने के लिए अनाज मिल जाता था। सोचती हूँ कैसा होगा वो ज़माना, जब टीवी, मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, जब लोगों की भीड़ और शहरों का शोरगुल भी नहीं था। खैर, वापस आते हैं हमारे फूड लॉस पर। हालांकि फॉर्मल फूड लॉस की शुरुआत 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई, जब फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा और लोगों की हेल्थ की सेफ्टी के लिए इस प्रोसेस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत सरकारें पहचान गई। लेकिन बात अगर भारत की करें तो यहाँ फॉर्मल फूड लॉस की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य काल में ही हो चुकी थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस बनाए, जिसमें से पहला अहम कानून 1795 का बंगाल रेगुलेशंस था, जो अनाज में मिलावट यानी फूड अडल्ट्रेशन को रोकने और चीज़ों की क्वालिटी को सेफ रखने के लिए बनाया गया था। शहरों के तेज़ी से बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेबल और ज़्यादा देर या दिनों तक टिकने वाले अनाज की ज़रूरत ने फूड प्रोडक्शन को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक पहुंचाया, जिसकी वजह से प्रोसेस्ड फूड में मिलावट, अनसेफ हैंडलिंग और मिस ब्रांडिंग और मिस लेबलिंग के मामले सामने आने लगे, जिससे हुआ यूँ कि फूड सेफ्टी, क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ की हिफाजत के लिए सरकार इन मामलों में दखलंदाजी यानी इंटरफेयर करने पर मजबूर हो गई। ऐसे इन फूड लॉस का जन्म पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए, लेन देन और फूड बिजनेसेस को फेयर तरीके से हो ऐसे स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने के लिए और कंज्यूमर्स को हार्मफुल प्रोडक्ट्स और धोखाधड़ी से बचाने के लिए हुआ। भारत में भी इन्हीं मामलों की वजह से फूड लॉस की ज़रूरत पैदा हुई, जब फूड बिजनेसेस फल फूलने लगे। खासकर ब्रिटिश रूल के दौरान उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की अहमियत का एहसास हुआ। कैसे अलग अलग देश की सरकारें अपने देश में होने वाले फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर नज़र रखने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाने लगी। ये एजेंसी स्टैंडर्ड सेट करती थी, इंस्पेक्शंस कंडक्ट करती थी और जो लोग ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करती थी। और ये सारे फूड लॉस साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के कोलैबोरेशन से बनाए गए, ताकि एक ऐसा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो जो कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक यानी आर्थिक या माली इंटरेस्ट को बैलेंस कर सके। भारत में तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पहले से खाना और अनाज से जुड़े इश्यूज़ के लिए रेगुलेशंस और लॉज ला चुकी थी, लेकिन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1899, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1919 और अनुयायी कानूनों में बदलाव फूड लॉस की तरक्की की ओर एक अहम कदम थे। आज़ादी के बाद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए भारत ने पहले सारे फूड लॉस को कंसोलिडेट करके ऐसी एक सिंगल अथॉरिटी बनाई, जिसे हम FSSAI 2006 यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 के नाम से आज जानते हैं। चाहे हम दुनिया की बात करें या भारत की, एक बात साफ नज़र आती है कि फूड लॉस बनाने की वजह प्रोसेस्ड फूड से आई चुनौतियाँ, जैसे कंज्यूमर सेफ्टी, फूड क्वालिटी और सप्लाई सही तरीके से बना रहे, यही है। फूड इंडस्ट्री और लॉस का इतिहास, फूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में हुई तरक्की और लोगों के बदलते कंजम्पशन पैटर्न्स, आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सोसाइटी में हुए चेंजेस का आईना है। पुराने ज़माने की गुजारा करने के लिए की जाने वाली लोकल नियमों पर चलने वाली खेती से आज के फूड इंडस्ट्री और फूड लॉस के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल नेटवर्क तक का ये सफ़र यकीनन मेरी तरह आपके लिए भी काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। आज की मॉडर्न फूड इंडस्ट्री ने ना सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बल्कि हमारे खाने को लेकर बदली हुई चॉइसेस, पसंद, आदतें, फूड इंडस्ट्रीज़ के कारण इन्वायरमेंट को होने वाले नुकसान और उससे हमारी और आने वाली पीढ़ी की बिगड़ती हुई हेल्थ जैसे चैलेंजेस भी खड़े किए हैं। इस दास्तान से आप लोग ये तो सीख ही चुके हो कि इस इंडस्ट्री का, प्रोसेस फूड्स का एक्चुअल में पर्पस क्या था, उसकी ज़रूरत क्या थी और वो कब और कैसे ज़रूरत से शौक बन गई। आई होप प्रोसेस्ड फूड का ये इतिहास और सही यूज़ जानने के बाद आप लोग अपने और अपने परिवार के लिए सही फैसले लेंगे, खाने को लेकर सही चॉइसेस सिलेक्ट करेंगे और कानून को दोष देने के पहले अपनी आदतें और पसंद सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बदलने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र? आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर? प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होममेड।